नमस्कार बहनों एवं भाइयों। कांग्रेस तब और अब की अगली श्रृंखला क्रमांक 4 में मैं आप सबके लिए 1945 से 1980 तक की कांग्रेस के संबंध में अपना विचार देना चाहूँगा। बहनों भाइयों, जब देश में कांग्रेस के कमज़ोर रवैये और आदरणीय नेहरू जी के जल्दी से जल्दी भारत का प्रधानमंत्री बनने की ललक ने 2 सितंबर 1946 में ही ब्रिटिश ध्वज तले नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का कार्य कर दिया। तो उसके बाद जो कांग्रेस अग्रसर हुई उसमें केवल नेहरू जी की मनमानी चलनी प्रारंभ हुई। गांधी जी के सहयोग से कांग्रेस की अनेक कुल मिलाकर के 12 प्रांतीय समितियों के बहुमत से समर्थित होने पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सके और गांधी जी के दुराग्रह ने नेहरू के किसी प्रांत से समर्थन न मिलने पर भी उन्हें प्रधानमंत्री हो जाने का अवसर प्रदान किया। फिर तो भारत में वही कुछ घटना शुरू हुआ जिसकी ना तो हमारे क्रांतिकारियों ने और न और दूसरे देशभक्तों ने अपेक्षा किया था। जैसे तैसे देश की सत्ता पर काबिज रहने के नेहरू के इरादे ने वही कुछ करना शुरू किया जो भारत को अधोगति की ओर ले जाने वाला दृष्टिकोण था। अन्यथा संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार हो जाने के उपरांत 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाने के उपरांत गृह मंत्री के रूप में भारत की सभी देशी रियासतों को जो भारतीय सीमा क्षेत्र में रह गई थी उनके एकीकरण के उपरांत पटेल जी की दूरदर्शी भूमिका से भारत का स्वरूप स्पष्ट होने के उपरांत भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण, भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि
नेहरू जी के कारण क्रमशः क्रमशः कमजोर होती चली, क्योंकि नेहरू जी आज के डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह नोबेल शांति पुरस्कार पाने के इतने प्रबल महत्वाकांक्षी थे कि उसके लिए देश हित को भी दांव पर लगाने का उन्होंने अवसर प्रस्तुत किया। उसको देश से लेना देना नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना राजनीतिक हित, अपना सत्ताई हित और अपना महत्वाकांक्षापूर्ण दृष्टिकोण ही सामने रख कर के कार्य किया। पटेल जी के दिसंबर 2050 में पत्र लिखने पर भी नेहरू जी की चीन के प्रति आंख नहीं खुली। अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को चीन का राजदूत बनाकर आंख मूंद कर विजय लक्ष्मी पंडित के कथनों पर विश्वास करते हुए नेहरू जी ने भारत को चीन के सामने निरंतर कमजोर करने का कार्य किया और चीन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, जिसका परिणाम हुआ तिब्बत बफर स्टेट नहीं बन सका और चीन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 62 में सितंबर 62 में ही चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को उसने अपने कब्जे में जबरदस्ती ले लेने का कार्य किया। नेहरू जी ये समझते थे कि मेरा शांतिपूर्ण दृष्टिकोण हमें निश्चिंतता पूर्वक शासन करने देगा, इसीलिए जब भी जिन लोगों ने भारतीय सेना को सुसंगठित, सुदृढ़ और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उसकी नेहरू ने जानबूझकर उपेक्षा करने का कार्य किया और हमारी सेनाओं को सुदृढ़ करने का कार्य नहीं किया। इस कमजोरी को और अधिक बढ़ाने का कार्य रक्षा मंत्री रहते हुए, प्रतिरक्षा मंत्री रहते हुए वीके कृष्ण मेनन ने अपनी चीन परस्ती और सोवियत संघ रूस परस्ती में रहते हुए भारत की गुप्तचर सूचनाओं को इन तक पहुंचाकर भारत की कमजोरियों को उनके समक्ष अधिकाधिक उजागर करने का कार्य किया। और अभावग्रस्त भारतीय सेना ने तो भी जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाने का कार्य किया वो बेमिसाल है, लेकिन विश्व दबाव में एक तरफा चीन द्वारा 1962 में युद्ध विराम करने का कार्य
अक्टूबर 1962 में युद्ध विराम करने का कार्य तो कर दिया गया, लेकिन भारत का माथा हमेशा हमेशा के लिए चीन के सामने नेहरू जी ने ऐसा झुकाया कि उससे भयाक्रांत भारत की सरकारें आगे चल कर के चीन के सामने केवल मिमियाती और गिड़गिड़ाती ही रहीं। अब जाकर के चीन के सामने सीना तान करके भारत खड़ा होने की कुव्वत रखने में समर्थ हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से तो निपटने का कार्य करने का कार्य किया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत पाकिस्तान से जीत करके भी हारा ही था, क्योंकि अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को तो भारत ने गंवाया ही। हमारे सैनिकों द्वारा युद्ध में जीती हुई बाजी को भी छोड़ देने का कार्य विवश होकर के रूस के दबाव में, सोवियत संघ रूस के दबाव में भारत को करना पड़ा था। आगे श्रीमती इंदिरा गांधी जब 1966 में प्रधानमंत्री हुई तो उन्होंने भी चीन से वो सजगता बरतने का कार्य नहीं किया जिसकी की अपेक्षा भारत को थी। चीन के साथ युद्ध में सोवियत संघ रूस ने मित्र होते हुए भी भारत का साथ नहीं दिया था। 65 के युद्ध में उसने पूरी तरह से दिया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर सहयोग का कार्य अमेरिका और ब्रिटेन जो कर रहे थे। 71 के युद्ध में भी सोवियत संघ रूस ने भारत को मदद देने का कार्य किया, लेकिन भारत को सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कमजोर करने में रूस की कम्युनिस्ट सरकार अपना काम करती रही थी। भारत के कम्युनिस्टी राजनीतिक दल तो सोवियत संघ रूस में कम्युनिस्ट की सरकार और चीन में भी कम्युनिस्ट की सरकार होने के कारण उन्हीं की आंखों से भारत को देखने का कार्य करते रहे, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ भारत का विरोध ही करने का कार्य किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1969 में अपनी सरकार बचाने के लिए जो कम्युनिस्टी राजनीतिक दलों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग लेना पड़ा था, और दूसरे और भी छोटे छोटे जो कम्युनिज्म प्रभावित दल थे उनका सहयोग लेना पड़ा था, उसकी एवज में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना करके वहाँ ऐसे लोगों को शिक्षा दीक्षा का दायित्व सौंपा जिन्होंने भारत को ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक गौरव को विकृत करके उन्हें अपने सारे गौरवपूर्ण इतिहास को भुलाने में, समाज को शिक्षित करने
में दिलचस्पी दिखाई। वहाँ एक तरह से वामपंथी दृष्टिकोण वाले प्रोफेसर ही अध्यापन का कार्य करते रहे और वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत भारत विरोधी युवा तैयार करने का, भारत विरोधी भविष्य तैयार करने का कार्य करते रहे, जो आज तक बदस्तूर जारी है। इसी कारण से भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति को भी झेलना पड़ा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जुड़वा करके भारत के संविधान के आदर्श स्वरूप को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो विकृत किया गया, उसके आधार पर आगे अग्रसर होना पड़ा और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा और स्वयं प्रधानमंत्री बने रहने के लिए भारत की न्यायपालिका को भी कमजोर करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने का तानाशाही रवैया इस देश को झेलना पड़ा। जनता पार्टी आई भी तो वो अपने अंतर्कलह और संगठनात्मक कमजोरी के कारण 1979 में ही कालकौलित हो गई और श्रीमती इंदिरा गांधी को पुनः 1980 में भारत का नेतृत्व करने का अवसर मिल गया। आगे जो कुछ भी घटा वो भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 1945 से लेकर के 1980 के बीच में भारत का जो इतिहास है कांग्रेस के मार्गदर्शन वाला, वो सुखद इतिहास नहीं है, बल्कि भारत को निरंतर कमजोर करने वाला और कमीशन खोरी के बल पर भारत को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा देने वाला इतिहास है। उसको ठीक से समझ करके ही इस काल के इतिहास को समझा जा सकता है। इस संदर्भ में बस इतना ही। मैं आप सबको इसके अगले अंक के लिए फिर अवसर पाने पर अपना विचार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।